Hi students, welcome once again my YouTube channel आराध्या फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं नए चैप्टर की इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले नए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक बार हम इसके पीछे वाले चैप्टर में फिर चलेंगे, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक का हमारा जो नॉलेज है वो कहता है कि किसी भी सर्किट में जो चार्जेज हैं पर सेकंड फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो करंट बनता है। अब करंट बनाता कौन है, चार्जेज को फ्लो कौन करवाता है, यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो हमने इसके पहले देखा कि किसी भी सर्किट में या कंडक्टर में करंट तभी फ्लो होगा जब एक क्लोज पाथ होगा, यानी बंद पथ होगा, तभी उसमें चार्जेस फ्लो होंगे। चार्जेस फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इन चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए एनर्जी कौन देता है, चार्जेस को पुश कौन करता है, चार्जेस को अपनी ओर खींचता कौन है, जिसके कारण ये कंडक्टर में ड्रिफ्ट करते हुए चलते हैं। क्योंकि हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो चार्जेज होते हैं वो ड्रिफ्ट कर करके ही आगे बढ़ते हैं, जिससे करंट बनती है। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो हमारी साइकिल की चैन हो, चाहे मोटरसाइकिल का इंजन से जो कनेक्शन होता है उसकी व्हील का, वो भी चैन के माध्यम से होता है। या आप देखते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म अथवा जो अन्य स्थान होते हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, वहाँ पर एस्केलेटर लगा रहता है। एस्केलेटर एक तरफ से जाता रहता है और दूसरी तरफ से फिर ये कंटिन्यूअस पाथ उसका यानी रोटेशन होता रहता है, जिसके कारण जब भी उस पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है उसको ले जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक को पहुंचा देता है। यानी सम वर्क इज डन, कुछ कार्य होता है जब एक पर्सन एस्केलेटर पर खड़ा होता है उसके किसी एक स्टेप पर। तो आइए हम देखते हैं, एक साइकिल का चैन ही ले लेते हैं। तो ये सबसे पहली चीज, साइकिल के चैन में एक तो सोर्स होता है, ये आपका सोर्स हो गया, अब ये आपका लोड हो गया, ये चलाएगा और ये चलेगा। इसके बीच में एक कंटिन्यूअस पाथ में एक चेन लगी होती है। चेन की अलग अलग ये सभी कड़ियां हैं, सभी ये एनर्जी का कंडक्शन करती हैं। यहाँ से एनर्जी कंडक्ट होती है और ये एनर्जी बढ़ती जाती है, जिसके कारण ये चलता है तो ये चलता है। अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, रोटेट ऐसे कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये चेन इधर आएगी और ये वाली इधर जाएगी। कहने का मतलब सोर्स ये हमारा, ये इलेक्ट्रिकल की एनर्जी में हम इसको लोड कहते हैं, लोड। ये सोर्स है, ये करता क्या है, इस चेन को अपनी ओर खींचता है, इधर और इधर धक्का देता है, इसको इधर से पुश करता है, इधर इसको ये पुल करता है। तो पुश और पुल के कारण ही ये कंटिन्यूअस इसका जो रोटेशन है वो बना रहता है, इसका मोशन बना रहता है और ये चलता रहता है। तो हमें इसको एक कंटिन्यूअस पाथ चैन को चलाने के लिए एक सोर्स की जरूरत होती है, जो कि इस लोड को चलाता है। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग अभी तक जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी डायरेक्शन रहती है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ड्रिफ्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट इधर बनेगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई,
पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया और ये निगेटिव चार्ज का हो गया। निगेटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे चलेंगे, निगेटिव चार्ज यहां पर निगेटिव चार्ज यहाँ पर इसमें इस डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट करेंगे तो करंट ऐसे बनेगी। यानी इस सोर्स द्वारा हमने एक पोटेंशियल इसके अक्रॉस डेवलप किया जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चार्जेज हैं निगेटिव चार्ज उन पर हायर पोटेंशियल की ओर एक फोर्स लागू हुआ जिसके कारण वो ड्रिफ्ट करते हुए चलना शुरू किए। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चलेंगे तो सर्किट में करंट ऐसे चलेगी। सर्किट में करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा निगेटिव चार्ज, तो सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होगी ये ऐसी होगी। पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी। ऐसे सर्किट में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो इनको चार्जेस को मूव कौन करवा रहा है? ये जो हमने सोर्स लगा रखा है, इस सोर्स के कारण ही ये निगेटिव चार्ज ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज के ही सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बन रहा है। तो एक काम इसका है कि निगेटिव चार्जेस को अपनी ओर खींचना और यहाँ से पुश करना। अपनी ओर इधर ये खींच रहा है, यहाँ से पुश कर रहा है। ये चार्जेस ऐसे आ रहे हैं, निगेटिव चार्ज ऐसे जा रहे हैं जिसके कारण करंट ऐसे बन रही है। इन अदर हैंड हम समझना चाहें तो पॉजिटिव चार्ज को ये जो सोर्स है ये पॉजिटिव चार्ज को इधर पुश कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ खींच रहा है, यहाँ पुल करता है, यहाँ पुश करता है। ये यहाँ से आता है इस सोर्स के भीतर से ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहता है जिसके कारण इस सर्किट में इस कंडक्टर में करंट फ्लो करता रहता है, सेम जैसे हमने यहाँ बताया। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर में पढ़ना है, सबसे पहली बात आपको इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में पढ़ना है। यही जो सोर्स है जो उस चार्जेज को पुश और पुल करता है वो इलेक्ट्रिक सेल है। वो सेल ही इस सर्किट में चार्जेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फोर्स अप्लाई करता है, पुश करता है, जिसके कारण वो पूरी सर्किट में रोटेट करता है, पूरी सर्किट में वो मूव करता है, चलता है, जिससे करंट बनती है। तो सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं क्या है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या है? सबसे पहली चीज तो एक इलेक्ट्रिक सेल है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की डिवाइस है जिसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है और वह एनर्जी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा सोर्स है जो एक एनर्जी के फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसके कारण क्या होता है, उस पूरे सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो बना रहता है चार्जेज। तो सबसे पहली चीज हम नोट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है। An electric cell is a source of electrical energy which maintains a continuous flow of charge in a circuit. तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? एक वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है
जो करता क्या है, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को नियमित रखता है, निरंतर रखता है। ये वैद्युत सेल किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। अब ये जो सेल होता है ये बना कैसे होता है, तो सबसे पहली चीज तो केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे और केमिस्ट्री के टीचर आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। फिजिक्स के अनुसार यहाँ पर आपको बताया जाएगा, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो सेल होता है वो बना होता है, सबसे पहली चीज 2 मेटल रॉड होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये एक लिक्विड में डुबोए रहते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब इनको डुबोया जाता है तो इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और जब क्लोज पाथ बनता है तो ये चार्जेस मूव करते हैं जिसके कारण करंट बनती है। तो इस प्रकार जो सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी the cell changes chemical energy into electrical energy. अब आगे हम सबसे पहली चीज जान लेते हैं, सेल से संबंधित और बातें हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट ईएमएफ ऑफ ए सेल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, जिसको हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। EMF of a cell। तो अभी तक हमने जाना कि जो सर्किट है उस सर्किट में चार्जेस को फ्लो करवाता है कौन, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी मिलती नहीं, एनर्जी इसके पास होती नहीं है, इसके अंदर एक एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी, यानी केमिकल रिएक्शन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी को ये अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके कारण वो सर्किट में चार्जेस को मूव करवा पाता है, पूरे सर्किट में मूव कराता है। अब ईएमएफ ऑफ ए सेल का ईएमएफ क्या होता है हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक सेल का जो सिंबल होता है ये है, 2 पैरेलल लाइनें होती हैं, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव पोलैरिटी को शो करती है, सेकेंड वाली जो छोटी होती है नेगेटिव पोलैरिटी। तो ये धन ध्रुवता, ये ऋण ध्रुवता को प्रदर्शित करता है। दोनों के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आपने पीछे भी पढ़ा है कि चार्जेस मूव नहीं करते। तो अब इसके द्वारा हम इसको एक क्लोज सर्किट यानी क्लोज पाथ देंगे। एक सर्किट हमने बनाया, इस पर हमने एक्सटर्नल लोड दिया, जो भी हम ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, वही एक्सटर्नल लोड कहलाता है। उसका अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया। अब हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो सर्किट होता है उसमें चार्जेस मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहाँ पर करंट बनेगी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, तो ये चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस ऐसे मूव करेंगे, अदर हैंड निगेटिव चार्जेस ऐसे मूव करेंगे, जिसके कारण करंट बनेगी। अब करंट हमने दिखाया है सर्किट में, ये ऐसे आएगी और यहां से ऐसे चली जाएगी। तो अब ये सेल क्या कर रहा है, सेल इन्हीं चार्जेस को पुश कर रहा है इस पूरी सर्किट में चलने के। तो किसी सेल का ईएमएफ उस सेल द्वारा सर्किट में, पूरी सर्किट में चार्जेज को तो वो ले जाने में वर्क करता ही, साथ ही सेल के भीतर यानी सेल सहित पूरे सर्किट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन होता है, काम होता है, कार्य होता है, वही सेल का ईएमएफ कहलाता है। तो सेल के ईएमएफ के बारे में एक बार फिर से, इस सर्किट में हमारा नॉलेज कहता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, इसी के डायरेक्शन में करंट बनेगी। तो ये चार्जेस मूव क्यों कर रहे हैं, मूव इसलिए कर रहे हैं कि इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा नॉलेज कहता है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं और निगेटिव चार्ज ड्रिफ्ट करते हुए हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ये निगेटिव चार्ज मूव करते हैं, जिसके कारण करंट बनती है। तो अब चार्जेस को पुश कौन कर रहा है, ये सेल कर रहा है। सेल कहां से कहां तक, इस सर्किट के साथ साथ इस सेल में भी चार्जेस को दौड़ा रहा है, जिसके कारण ये इस सर्किट में कंटीन्यूअस फ्लो होता है करंट का, कंटीन्यूअस फ्लो होता है चार्ज का। बीच में अगर यहाँ पर रुक जाए चार्जेस तो करंट फ्लो नहीं होगी, क्लोज पाथ नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब अगली बात है इसमें, सेल के बाहर यानी एक्सटर्नल पॉइंट्स पर हम देखते हैं, सेल के बाहर जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, वो मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ये ऐसे जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल से और निगेटिव टर्मिनल की। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज से मूव करके ये निगेटिव चार्ज की हो जाते हैं सेल के बाहर। सेल के भीतर क्या करते हैं, सेल के भीतर यहां तक आए, अब यहां से ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर सेल के भीतर। तो सेल के बाहर की दुनिया में ये पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, एंड सेल के भीतर निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ये चार्जेस मूव करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखना है, जब हम सर्किट बनाएंगे तो सर्किट में एक्सटर्नल सर्किट में ये चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल मूव करेंगे और सेल के भीतर निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये करंट बनेगा। अब इसकी डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं। The work done by the cell in forcing unit positive charge to flow in the whole circuit, including the cell, is called EMF of the cell. It is denoted by capital E. तो सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक धन आवेश को ले जाने में सेल द्वारा जो भी कार्य होता है वही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये इसका हिंदी मीनिंग है। अब हमने यहाँ पर फिगर दिखाया है, एक सेल लगाया है, इसका ईएमएफ दिखाया है, यही इस चार्जेस को फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है इस सेल सहित होल सर्किट में मूव करने के लिए। तो यही इस सेल का ईएमएफ होगा।
तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। तो अब इस सर्किट में अगर Q चार्ज फ्लो कर रहे हैं यानी यूनिट चार्ज, Q चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, Q चार्जेस को फ्लो करने में कुल वर्क डन W हो रहा है। यानी यहाँ से अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया गया कि जहाँ तक ले जाने में 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, 6 जूल, 7 जूल, 8 जूल, 9 जूल, 10 जूल, 10 के बाद 11, 12। तो पूरे सर्किट में 1 सेकंड में जो भी वर्क डन होगा चार्जेस को मूव कराने के, वही उसका ईएमएफ होगा। तो क्यों चार्जेस को मूव कराने के लिए सेल सहित होल सर्किट में W वर्क डन हो रहा है, तो यूनिट चार्ज के लिए W/Q। और हमने बताया है इसके पहले भी कोई भी डिफिनेशन हम बनाते हैं कि यूनिट के लिए, क्यों? क्योंकि यूनिट का पता रहेगा तो हम चाहे जितने का निकाल सकते हैं। तो यूनिट चार्ज के लिए इतना हुआ। यूनिट चार्ज के लिए इसे ही हम इसे डिनोट करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, E हो गया W/Q। अब यहाँ से इसकी यूनिट लिख सकते हैं यूनिट, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है वर्क डन जूल में मापा जाता है, Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, जूल पर कूलाम R, इसे वोल्ट भी कहते हैं। अब इसकी SI यूनिट ये हो गई जूल पर कूलाम R वोल्ट। यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो वर्क की M/2T-2 वर्क का हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, Q का RT होता है यानी 80। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया ML2T-3A-1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब अगली बात है, अगर यूनिट चार्ज को ले जाने में एक कूलाम चार्ज को ले जाने में 1 जूल खर्च हो रहा है, तो यहाँ 1 जूल पर कूलाम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। यहाँ से डिफिनेशन बनी 1 वोल्ट की कि एक यूनिट अर्थात 1 कूलाम चार्ज को सेल सहित होल सर्किट में ले जाने के लिए अगर 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो जो सेल का ईएमएफ होगा वो 1 वोल्ट होगा। इसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो अभी तक जो हमने लिखा है इसको स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हम इसके बाद 1 वोल्ट की डिफिनेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ से 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम हो गया। 1 वोल्ट की डिफिनेशन हम क्या बनी, इफ इन द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन ए सर्किट द वर्क डन बाय द सेल बी 1 जूल देन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 1 वोल्ट। यानी 1 कूलम आवेश को अगर किसी वैद्युत परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने के लिए W कार्य हो रहा है, सॉरी 1 जूल कार्य हो रहा है, तो उस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा 1 वोल्ट होगा। यही 1 वोल्ट की डिफिनेशन सेल के ईएमएफ की बनी। अब अगला टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम टर्मिनल विभवांतर के नाम से भी जानते हैं। तो इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की हम डेफिनेशन बना चुके हैं कि यूनिट चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी परिवर्तन होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पर देखिए, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे तो उसमें सेल लगा होगा, तो सेल
जैसे एक हमने लिया ये सेल का ईएमएफ है ई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, एक्सटर्नल लोड है जो हम इस सेल द्वारा चला रहे हैं। यहाँ से करंट बनेगी, ऐसे जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ये आपका करंट हो गया। अब इस करंट बन रही है तो चार्जेस इसमें दौड़ रहे हैं, चार्जेस चल रहे हैं, तभी पर सेकंड जितने चार्ज जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग करंट बन रहा है। ये हमारा नॉलेज कहता है। अब अभी हमने पढ़ा कि ये चार्ज उछल रहा है, इसको पुश कौन कर रहा है, ये सेल, ये फोर्स लगा रहा है सेल, जिसके कारण ये इस होल सर्किट में यानी जिसमें सेल भी जुड़ा हुआ है, ये चार्जेस चल करके यहाँ से यहाँ पूरे सर्किट में रोटेट करता है, सॉरी मूव करता है पूरे सर्किट, जिसके कारण करंट बनती है। अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इस सर्किट के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का होता है। यानी सेल को छोड़ दीजिए, इस सेल को छोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन करना होगा वही वर्क डन क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इसके पहले वाले में हमने एग्जांपल दिया, यहाँ से यहाँ तक 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, यानी होल सर्किट का हमने 12 जूल पर कूलाम हमने लिया कि 1 कूलाम को ले जाने में सेल सहित पूरे सर्किट में 12 जूल काम करना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ का पूरा हमने 12 जूल बताया। अगर इस इतने को छोड़ दें, 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, 6 जूल, 7, 8, 9, 10, यहाँ से यहाँ तक हमको यूनिट चार्ज को ले जाने में 10 जूल वर्क डन करना पड़ा, यानी पर कूलाम के लिए 10 जूल। तो सेल को छोड़ दिया जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो भी वर्क डन करेंगे वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस बार सेल को छोड़ करके जो एक्सटर्नल सर्किट है, जो भी सर्किट है, उस सर्किट में जो यूनिट चार्ज है उसको पुश करने के लिए, उसको धक्का देने के लिए, उसको एक तरफ से धक्का देने दूसरी तरफ से खींचने के लिए जो इस सेल को वर्क डन करना पड़ रहा है वो वर्क डन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा इस सेल का। और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से कम होगी। क्यों? इसके पहले पूरे सर्किट में हमने देखा कि 12 जूल वर्क करना पड़ रहा है पर कूलाम के लिए पूरे सर्किट में घूमने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो 10 जूल ही काम करना पड़ रहा है। तो 1 जूल कार्य 1 कूलाम को ले जाने में करना पड़ा तो 1 वोल्ट बना। 1 कूलाम चार्ज को पूरे सर्किट में ले जाने के लिए 12 काम करना पड़ा, 12 जूल, तो इसका 12 वोल्ट बना। अब वही चीज सेल को छोड़ दिया जाए और सेल को छोड़ करके जब हम सर्किट की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है, यूनिट चार्ज को पूरे एक पॉइंट से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाना। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ईएमएफ ज्यादा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिख लेते हैं फिर से। सबसे पहले डिफिनेशन, the work done by the cell in forcing unit positive charge in the whole circuit except the cell is called terminal potential difference of the cell। एकांक धनावेश को किसी भी परिपथ में सेल को छोड़कर चार्जेज को ले जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, वही उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं एक सेल हमने लिखा बनाया, ये निगेटिव पॉजिटिव, इसका ये ई है, यहाँ से 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में W1 काम करना पड़ रहा है यूनिट चार्ज को, यहाँ W2, यहाँ W3, यहाँ से यहाँ तक। तो जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा V
नेट वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट टू कैरी ये यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये आपका W1 अपान Q प्लस W2 अपान Q प्लस W3 अपान Q, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसको हम लिखेंगे यूनिट चार्ज की है इसका V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। अब इसकी भी यूनिट वही होगा जूल पर कूलम आर वोल्ट, डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा, केवल एक ही चीज बदलेगा, सेल सहित उसमें ईएमएफ में पूरे सर्किट में जो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन करना पड़ेगा वो उसका ईएमएफ कहलाएगा, और सेल को छोड़ दिया जाए तो पूरे सर्किट में चार्जेज को मूव कराने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो ये रही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अब अगली बात, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है जरूर, लेकिन ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ऑफ द सेल। यहाँ पर एक सेल हमने बनाया है और हमने इसके पहले भी चर्चा किया है कि केमिस्ट्री वाले टीचर ज़्यादा बढ़िया बताएंगे, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन ध्यान दीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, हमने इसमें जिंक और कॉपर की दो राडें हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, हमने डीप किया हुआ है। तो इनके एक क्रॉस एक पोटेंशियल, इसके निगेटिव पोटेंशियल इस पर डेवलप हो जाता है, इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल। अब ये हम जब इस सर्किट को पूरा करेंगे, यहाँ पर एक की लगा करके और एक लोड देंगे, तो ये इसमें चार्ज निगेटिव चार्ज इधर फ्लो करना चाहेंगे, अदर हैंड ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट होकर उधर जाना चाहेंगे। तो चार्जेस जब मूव करेंगे तो यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के भीतर ये आपका इस सेल की बाहर की दुनिया हो गई, यानी सेल का आउट हो गया और ये इन हो गया। सेल के बाहर हम देख रहे हैं जो चार्जेस मूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आएंगे तो करंट ऐसे बनेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे करंट आई इधर बनेगी। तो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो कर रही है। यहाँ सेल के अंदर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे आएगा, ये निगेटिव चार्ज ये ऐसे आएगा, निगेटिव चार्ज फिर ऐसे जाएगा, तो ये इसका कंप्लीट साइकिल इस तरीके से होगा निगेटिव चार्ज का, और करंट ऐसे बनेगी। और इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज का लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2H प्लस इधर आता है, SO4 माइनस माइनस इधर जाता है, जिसके कारण इस पर निगेटिव पोटेंशियल और इस पर पॉजिटिव। अब ये जाएगा तो यहाँ पर ये गैस का बबल है, हाइड्रोजन गैस का बबल बन करके निकल जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में अगर हम कहें तो ये पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे चलेंगे, यहाँ आएंगे, तो सेल के बाहर देखेंगे तो सेल के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल की पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, जिस दिशा में करंट फ्लो कर रही है। तो करंट जो है सर्किट यानी सेल के बाहर जो है करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो होगी, और यहाँ सेल के भीतर देखेंगे तो करंट निगेटिव टर्मिनल, इसका ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, करंट इधर फ्लो होगी, करंट इधर फ्लो होगी। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसी इलेक्ट्रोलाइट के उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ सबसे पहले चीज इन इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो ये इसको चल करके जाने में SO4 माइनस माइनस को चल कर जाने में ज़्यादा पाथ यानी पाथ लंबा हो जाएगा। और हमने इससे पहले भी पढ़ा है रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z,
यानी जब वायर या कंडक्टर का पाथ जिसमें चार्जेस को चलना है वो अगर लंबा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। पहली चीज, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगी तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दूसरी चीज, अगर जो इलेक्ट्रोड हैं इनको आपने इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ है, डुबोया हुआ है, तो इनका जितना ज़्यादा एरिया उसमें डूबा रहेगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है आज, तो प्लेट एरिया इलेक्ट्रोलाइट अगर यहाँ तक डूबा हुआ है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, करंट फ्लो करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रोलाइट यहाँ तक नहीं है, इसका जो डीप एरिया है इस इलेक्ट्रोड का कम है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा वर्क करेगा जिसके कारण करंट फ्लो होने में अवरोध उत्पन्न होगा। इसीलिए हम हमारे यहाँ जो बैटरी होती है कई सेलों को मिलाकर बनती है, तो बैटरी में हम चेक करते रहते हैं कि उसमें पानी है कि नहीं। पानी होने का मतलब अगर इलेक्ट्रोड का ज़्यादा एरिया डूबा रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो वो प्रॉपर वे में करंट को फ्लो कराएगा, और वही पानी कम हो जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा काम करेगा, तो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये कारण, तो पहला कारण ये फैक्ट्स हैं जो जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में की डिस्टेंस पर। सेकंड, जो डीप एरिया है इलेक्ट्रोड का या प्लेट का, उस पर जितना प्लेट एरिया ज़्यादा डीप होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, जितना कम डीप होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तीसरा है कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही, क्योंकि यहाँ से इसको तक जाने के लिए उतना ही इसको अपोजिशन झेलना पड़ेगा, जिससे पाथ लंबा होने पर ज़्यादा अपोजिशन झेल कर यहाँ जाना पड़ा, जैसे 4 माइनस माइनस को, वैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर ज़्यादा कोलिजन होगा और इसको अपोजिशन ज़्यादा झेलना पड़ेगा। अब अगली बात है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट थिन हो जाएगा, पतला हो जाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत घट जाएगा, जिसके कारण ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ज़्यादा करंट फ्लो होने पर हीट होगा, और हम ये चाहते नहीं हैं कि हमारा सेल हीट हो। हीट होने पर ब्लास्ट होने का भी खतरा रहता है सेल या बैटरी। तो इन सब बातों का ध्यान देते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वो सेल में जरूरी इसलिए होता है कि एट वंस करंट फ्लो कर जाए, सारी जो केमिकल रिएक्शन है एट वंस खत्म हो जाए, एकाएक एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज होगी तो हम उसका कार्य निरंतर किसी भी जो केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ज़्यादा समय तक कन्वर्ट होगी। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम ज़्यादा समय तक ऑपरेट कर सकते हैं उससे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस काम ना करे तो वो एट वंस सारी जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ज़्यादा अमाउंट में एकाएक एनर्जी रिलीज होने पर हमें ज़्यादा समय तक उसका यूज नहीं कर पाएंगे और हमें सर्किट में नुकसान होगा। तो ये, और हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बैटरी है और कैपेसिटर है, कैपेसिटर में भी एनर्जी एट वंस जो स्टोर होती है चार्ज के फॉर्म में वो एट वंस रिलीज हो जाती है, और इसमें भी चार्जिंग वाला सेल रहेगा। अगर आप चार्ज करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं काम कर रहा है तो एट वंस वो डिस्चार्ज हो जाएगा जैसे ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सारी एनर्जी एकाएक रिलीज कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो जो फैक्ट्स हैं हम उनको नोट कर लेते हैं, फैक्ट्स को नोट कर लेते हैं जिन पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स, ये आंतरिक प्रतिरोध जो सेल का है वो डिपेंड करता है। कुछ तथ्य हैं। पहला है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, जितना ज़्यादा दूरी होगी इलेक्ट्रोडों के बीच में उतना ही अपोजिशन झेल कर जाना पड़ेगा। जो आयंस हैं उनको, जिसके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सेल का। दूसरा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ डिप
इन इलेक्ट्रोलाइट। जो डीप एरिया है यानी डूबा हुआ क्षेत्रफल है इलेक्ट्रोलाइट में वो ज़्यादा होगा तो उसी का उल्टा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इनवर्सली है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इट डिपेंड्स नेचर कंसंट्रेशन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये जो है इलेक्ट्रोलाइट के प्रकृति सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। हमने बताया अभी इसके पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा और हीट भी ज़्यादा होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते भी हैं कि हमें नुकसान ना झेलना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।